नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रोहन आर धारपवार, जो किम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी MD DNB नेफ्रोलॉजी हैं। डॉक्टर रोहन, आपका बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज में। चलिए सर, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जब किडनी से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं तो क्या काम करती है किडनी, उसकी क्या महत्ता होती है मानव शरीर में? सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे। जी, अपने शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं, है ना? जैसा भी सब लोगों को अपने को पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है खून को छानना या खून को फ़िल्टर करना। हर एक किडनी में लगभग 10 लाख के आजू-बाजू फ़िल्टर होते हैं, जो खून को छानते हैं, जो शरीर में जो भी कचरा जमा हो रहा है, उसको साफ़ करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है किडनी का। और दूसरी भी बहुत सारे काम हैं, जैसे शरीर में कोई भी दवाई अपन देते हैं, टैबलेट्स हो गया, इंजेक्शंस हो गए, उसको भी जो अल्टीमेट उनको एक्सक्रीशन होना है, बाहर निकालना है, वो भी किडनी के मार्फत होता है। दूसरा है शरीर में पानी की मात्रा का नियंत्रण रखना। जैसे कि अपने को सब पता है कि गर्मी में थोड़ा पेशाब कम हो जाता है, वो सब किडनी की वजह से ही वो किडनी अपनी बॉडी एडजस्ट करती है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह है, उसका बैलेंस रखना होता है। किडनी का और भी काम है, जैसे बीपी कंट्रोल में काम करता है। दूसरा है एक्टिव विटामिन D3 जो है, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म तैयार करना है, वो भी किडनी के मार्फत होता है। और दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट काम है कि खून बढ़ाने में मदद करता है। इरिथ्रोपोइटिन नामक जो एक तत्व रहता है, हार्मोन जिसको बोलते हैं, वो भी किडनी के द्वारा ही तैयार होता है और उससे ही खून बढ़ाने में जो RBCs रहती है वो बढ़ाने में मदद करती है। तो सिर्फ खून छानना ही नहीं, बाकी ये सारी बहुत अलग अलग किडनी के कामकाज रहते हैं, जो बॉडी होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए अच्छा रहता है। बिल्कुल। बहुत अहम जानकारी दी सर आपने। लेकिन अगर किडनी से जुड़ी बीमारियों की बात करें तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लोगों को किडनी से जुड़ी हो सकती हैं? देखिए, किडनी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। कोई कोई बीमारियां जो है जन्मजात रहती है, जिसको कंजेनाइटल बीमारियां बोलते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के रोग आते हैं, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, मतलब पेशाब में प्रोटीन जाना वगैरह। वसाइकोइरिटिक रिफ्लक्स हो गया, मतलब पेशाब उल्टी तरह नीचे किडनी की तरफ वापस जाता है। कंजेनाइटल एनोमलीज होती है, मतलब एक किडनी नहीं बनना, या फिर दोनों किडनियां नहीं बनना, या फिर छोटी बनना, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो के वो दोनों किडनियां एक साथ जुड़ जाना। ऐसे अलग अलग जन्मजात बीमारी रहती है। बाद में भी कुछ बीमारी ऐसी है जो इनको एक्यूट किडनी इंजरी बोलती है, मतलब अचानक से किडनी खराब हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर शरीर में पानी अचानक से कम हो गया, बहुत खून कम हो गया, तो उसके कारण अचानक से किडनी बिगड़ जाती है, उसको एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। और भी बीमारियां जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। बाद में पथरी होना किडनी में, पेशाब में किडनी में इन्फेक्शन होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, या फिर पेशाब में, जैसे मैंने पहले भी बोला, प्रोटीन जाना, या फिर पेशाब में प्रोटीन के साथ खून भी जाना, जिसको नेफ्राइटिक सिंड्रोम बोलते हैं। कोई कोई पेशेंट लोगों को बिना किसी कारण के भी, पता चले बिना भी किडनियाँ अचानक से पूरी तरह डैमेज हो जाती है, तो वो भी एक किडनी की बीमारी रहती है। ब्लड प्रेशर जो हम लोग काफ़ी बार सोचते कि ये हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, वो भी किडनी से ही मेन उसका संबंध है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो किडनी से रिलेटेड हैं। बिल्कुल। सर, किडनी से रिलेटेड बीमारियां आपने बताया, उसमें आपने एक क्रोनिक किडनी डिसीज का जिक्र किया है। क्या है वो, उसके लक्षण क्या होते हैं? हम्म। जी, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हम लोग उस पेशेंट को बोलते हैं जिसका किडनी का कामकाज कम हुआ है ना? जो किडनी का कामकाज है वो कंटिन्यूअसली 3 महीने से ज़्यादा कम बना हुआ रहे, तो उनको हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। जो ये पेशेंट लोग
सिम्टम्स लक्षण जो देखे जाते हैं ये स्टेज वाइज होते हैं। मतलब शुरुआती स्टेज में पेशेंट को बहुत बार सिम्टम्स कुछ नहीं रहते, कुछ लक्षण दिखाई नहीं देते, पेशेंट नॉर्मल अपने काम वगैरह करते रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये किडनी का बीमारी, क्रोनिक किडनी डिजीज़ आगे आगे बढ़ता जाता है, एडवांस स्टेज में चले जाता है, तो पेशेंट को तकलीफ होना शुरू होता है। जैसे कि भूख नहीं लगना, जी मचलाना, उल्टी जैसा होना या उल्टियाँ होना। उसके बाद धीरे धीरे ये सब चीज़ें आगे आगे बढ़ती जाती है, जैसे किडनी का बीमारी आगे बढ़ते हैं वैसे। जी। उसके बाद धीरे धीरे पेशाब कम होना शुरू हो जाता है। फिर पेशाब कम होने के बाद पैरों में सूजन आना शुरू होता है, चेहरे पे सूजन आना शुरू होता है। सूजन पूरी तरह से बढ़ के हार्ट के आजू बाजू पानी भर जाता है या फिर पेट में पानी भर जाता है, उसके कारण सांस फूलना शुरू हो जाता है। और ये जब बीमारी और भी एडवांस स्टेज में चली जाती है और इसका इलाज अगर जल्दी निदान नहीं हुआ और इलाज नहीं हुआ, तो फिर पेशेंट को आगे धीरे धीरे अल्टर्ड सेंसोरियम, जैसे कि होश में नहीं रहना, कुछ भी बड़बड़ाना, ये सब शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कोमा की तरफ पेशेंट बढ़ने लगता है, उसको फिट आने लगती है, अकड़ी आ सकती है। और अगर आगे धीरे धीरे कोमा अगर बढ़ते गया, अगर उसका इलाज नहीं हुआ डायलिसिस से, तो जी। फिर पेशेंट की मौत भी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत ख़तरनाक आपने उसके साइड इफ़ेक्ट्स और लक्षण बताए हैं और उसको सुन के तो मैं खुद भी डर गई हूँ। इसलिए क्रोनिक डिसीज़ का अब निदान कैसे हो, उसका उपचार कैसे किया जाता है, ये भी जान लेते हैं। हाँ, पहले एक बार उसका निदान करने के लिए उपचार से पहले उनका एक बार निदान होना चाहिए। ये सब निदान करने के लिए पेशेंट को पहले हम लोग रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, वो एक बार चेक करवाना चाहिए। रीनल फंक्शन टेस्ट में क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, ये सब जांचें करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ये सब जांचें करवाते हैं। उसके ऊपर ये क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहता है। नॉर्मल आदमी का मतलब अडल्ट में क्रिएटिनिन लगभग 1 के आजू बाजू रहता है, और वो उससे अगर बढ़ते जाता है तो फिर उससे धीरे धीरे पता चलता है कि हम लोगों को किडनी का कामकाज कम हो रहा है। तो उसके मार्फत से हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोल के रहता है, वो कैलकुलेट करते हैं क्रिएटिनिन के माध्यम से। तो उसके ऊपर पता चलता है कि किडनी कौन से स्टेज में है अभी फंक्शनिंग। फिर उसके ऊपर पता चलता है कि किडनी का कामकाज कितना कम है, कितना नहीं है, कौन से स्टेज में है पेशेंट का। उसके बाद फिर पेशेंट के स्टेज के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होता है। शुरुआती स्टेज में पेशेंट को ऐसे जो हम लोग बोलते हैं कि एसिड्स शरीर में बढ़ जाते हैं, उसको कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के टैबलेट्स वगैरह आते हैं, वो देना पड़ता है। कोई कोई पेशेंट को कीटो एनालॉग्स वगैरह रहता है, उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को जो खून कम होता है किडनी के फंक्शनिंग कम होने के कारण, तो उसके कारण खून बढ़ाने के लिए आयरन के टैबलेट्स हो गए या फिर मल्टीविटामिन्स हो गया जो खून बढ़ाने में मदद करता है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ऐसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब चीज़ें जो बिगड़ जाती है उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये शुरुआती स्टेज में होता है पेशेंट का। और पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उसके लिए एंटासिड्स देंगे या फिर एंटी एमेटिक्स दे दिए। और फिर अल्टीमेटली जब पेशेंट का किडनी का कामकाज पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, लगभग 10% या उससे भी कम किडनी का कामकाज हो जाता है, तो पेशेंट को फिर डायलिसिस शुरू कर देना पड़ता है। जो आखिरी अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो डायलिसिस है, या फिर पेशेंट को रीनल ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। बिल्कुल। सर, लेकिन अगर बात करें कारणों की, तो आखिर ऐसे क्या कारण होते हैं कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ जैसी समस्या लोगों को हो जाती है? जी, कारणों में देखा जाए तो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट कारण है बीपी और शुगर। और क्योंकि आजकल देखा जाए तो बहुत सारे जो यंग लोग हैं उनको भी बीपी और शुगर की बीमारी हो गई है, तो उसके कारण ये लंबे समय तक बीपी और शुगर अगर पेशेंट को बना रहे तो ये धीरे धीरे अंदर से किडनियाँ डैमेज करती रहती है, और फिर वो पता नहीं चलता है। जब तक एडवांस स्टेज में नहीं जाता है तब तक वो पता नहीं चलता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कोई कोई लोग हैं पेन किलर दवाइयाँ खाते रहते हैं। थोड़ा सा इधर दर्द हो गया तो पेन किलर दवाई खा लिए, सर दर्द हो रहा है तो पेन किलर की दवाई खाते हैं।
तो NSAIDs करके ग्रुप है जो पेन किलर का, उससे किडनी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। उससे भी किडनी का कामकाज कम होते होते धीरे धीरे कम डैमेज हो जाती है किडनी। तो और भी बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक्यूट किडनी इंजरी, अगर पेशेंट को अचानक से किडनी बिगड़ गया है, किडनी का कामकाज बिगड़ गया है, तो उसके कारण कभी कभी बहुत बार ये रिकवर हो जाता है, बट कोई कोई पेशेंट लोगों का ये पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाता है और फिर अल्टीमेटली वो डायलिसिस पे आ जाते हैं। पथरी का बीमारी हो गया, या फिर बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, ये अगर ठीक से इलाज नहीं हुआ इनका, तो ये धीरे धीरे आगे जाके क्रोनिक किडनी में बदल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। सर लेकिन आपसे एक और जानकारी चाहूँगी, ये शायद आपके लिए निजी जानकारी हो सकती है क्योंकि किम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आप बिलोंग करते हैं और आप इस समस्या का समाधान भी करते हैं, लोगों को सलाह भी देते हैं। क्या कुछ सुविधाएं अस्पताल में हैं किडनी डिसीज़ और क्रोनिक किडनी पेशेंट्स के लिए? जी जी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे डायलिसिस की सुविधा है, हीमोडायलिसिस जिसको बोलते हैं, खून का डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस भी यहाँ पे करते हैं, मतलब पेशेंट को पहले हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस सिखाते हैं, फिर वो पेशेंट खुद घर जाके डायलिसिस करवा सकते हैं। उसके अलावा किडनी की बीमारी का निदान, किडनी की बायोप्सी, मतलब बायोप्सी मतलब किडनी का टुकड़ा जांच के लिए भेजना पड़ता है। कोई कोई बीमारियों में ऐसा होता है कि कारण नहीं पता चलता है, तो किडनी का बायोप्सी करना पड़ता है, मतलब किडनी का छोटा सा टुकड़ा निकाल के जांच के लिए भेजना पड़ता है, तो वो किडनी बायोप्सी भी यहाँ पे होती है। और बाकी जो एक्यूट किडनी इंजरी है या क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, उन सबका इलाज होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, पथरी का बीमारी है या जो भी है, इन्फेक्शन का बीमारी, ये सब का इलाज यहाँ पे होता है। बिल्कुल। सर लेकिन क्रोनिक किडनी डिसीज़ की अगर बात करें तो ये बीमारी आगे ना बढ़े इसके लिए मरीजों को क्या करना चाहिए? घर पे कोई किसी तरह का दिनचर्या होता है विशेष? जी, क्रोनिक किडनी डिजीज़ आगे ना बढ़े, अगर कोई पेशेंट को पता चल गया है कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, या फिर पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज़ ना हो, तो उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बीपी और शुगर सबसे इम्पोर्टेंट कारण होते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ के। तो सबसे पहले बीपी वाले पेशेंट को ये ध्यान में रखना है कि नमक कम खाना है, उनका बीपी कंट्रोल में है कि नहीं, वो डॉक्टरी सलाह से कंटिन्यूस बीपी मॉनिटरिंग रखना पड़ता है। अगर हो सके तो घर पे एक बीपी का मशीन ले सकते हैं, ऑटोमेटिक बीपी मशीन आते हैं, कुछ नहीं, बटन दबा दिया, बीपी रिकॉर्ड हो जाता है उसमें ऐसे। और शुगर वाले पेशेंट को भी यही सलाह रहती है कि शुगर का डाइट जो है वो किसी डाइटिशियन से मिलके शुगर का डाइट फॉलो करें। उसके बाद जो मेडिकेशंस है शुगर के लिए, वो रेगुलर ले, टाइम से ले, अपने डॉक्टरी सलाह से। और दूसरी बात, जो वज़न कम करना ज़रूरी रहता है शुगर वाले पेशेंट को, और इवन बीपी वाले पेशेंट को भी। वज़न अगर कंट्रोल में रहा तो वो भी पेशेंट का बीपी और शुगर अच्छे से कंट्रोल में रह पाता है। इसके लिए कम से कम हफ्ते में 150 मिनट तक एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज मतलब रेगुलर वॉकिंग भी किया तो भी सफिशिएंट रहता है। तो दिन में 30 मिनट या फिर हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज़ जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, इससे पेशेंट का बीपी अच्छे से कंट्रोल में रहता है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जो बाहर फास्ट फूड रहता है उसमें बहुत सारा नमक रहता है और भी कुछ चीज़ें रहती है जो बीपी बढ़ाती है, शुगर बढ़ाती है, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो पेन किलर पेशेंट, कोई भी पेशेंट मतलब यहाँ दर्द हो गया, वहाँ पे दर्द हो गया, तो इसके लिए पेन किलर दवाइयाँ ले लेते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। पहले जाके अपने डॉक्टर से सलाह ले, पेन किस वजह से हो रहा है, उसके लिए इलाज कराइए। और जो किडनी पे असर करने वाली पेन किलर मेडिकेशंस है, NSAIDs जिसको बोलते हैं, वो ना ले। ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आगे किडनी का बीमारी नहीं हो सकता है, या फिर अगर हो रहा है
तो इसको हम लोग आगे प्रोग्रेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। वो तो एक और सवाल है मेरा कि अगर रेगुलर दवाइयाँ ली जाएँ, मेडिकेशन सही ढंग से होता है, तो क्या क्रोनिक किडनी डिसीज़ जो बीमारी है वो पूरी तरह से खत्म हो सकती है? जी, क्रोनिक किडनी बीमारी ऐसा है कि दवाइयाँ भी ले तो ये पूरी तरह से ख़त्म होने की चांसेस नहीं रहते हैं। पेशेंट को एक बार क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गया तो वो धीरे 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 आगे बढ़ते जाता है। पेशेंट इनिशियल स्टेज से आगे बढ़ते जाता है और अल्टीमेटली फिर पेशेंट को डायलिसिस पे आना पड़ता है, या फिर पेशेंट को हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए सुझाव देना पड़ता है पेशेंट के लिए। बहुत सारे पेशेंट जो रहते हैं वो मतलब अर्लियर स्टेज में रहते हैं, जैसे स्टेज 1, 2 या 3 स्टेज सीकेडी है, तो उसमें वो काफ़ी समय तक मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का बीपी, शुगर ये सब चीज़ें कंट्रोल में नहीं रही, या फिर पेशेंट को और कुछ इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण अचानक से किडनी बिगड़ जाता है, जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट हैं उनमें, तो उनमें अल्टीमेटली ये किडनी डिजीज़ आगे प्रोग्रेस होके पेशेंट को डायलिसिस पे आना पड़ता है। चलिए, अब डॉक्टर बार-बार डायलिसिस का ज़िक्र कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से दर्शकों को भी जानकारी दिलवाना चाहेंगे डॉक्टर कि डायलिसिस क्या होता है, खून का डायलिसिस? हाँ जी, डायलिसिस 2 प्रकार के रहते हैं। एक खून का डायलिसिस जिसे हम लोग हीमोडायलिसिस बोलते हैं, और दूसरा रहता है पेरिटोनियल डायलिसिस, या फिर पेट के पानी का डायलिसिस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो हीमोडायलिसिस में देखिए कैसा रहता है कि अभी अपनी किडनियाँ काम नहीं कर रही अच्छे से, तो शरीर में जो भी कचरा जमा हो रहा है उसको साफ़ करने के लिए खून बाहर निकाला जाता है। डायलिसिस की अलग से मशीन आती है, उसमें अलग से फ़िल्टर आता है, उससे फ़िल्टर से साफ़ करवा के खून वापस पेशेंट को रिटर्न दिया जाता है। ये जो खून बाहर निकालने की प्रक्रिया है उसके लिए पेशेंट को एक डायलिसिस कैथेटर डालना पड़ता है, या फिर पेशेंट को फिस्चुला रहता है तो फिस्चुला के द्वारा वहाँ पे निडल डाल के खून बाहर निकाला जाता है। खून बाहर नलियों के द्वारा फ़िल्टर में भेजा जाता है, और फ़िल्टर से फ़िल्टर होके खून वापस दूसरी नली से, या फिर जो दूसरा निडल रहता है नली, वो वापस दिया जाता है। तो ये हीमोडायलिसिस में जो प्रक्रिया रहती है ये पेशेंट को हॉस्पिटल में आके करवाना पड़ता है। इसके लिए कम से कम हम लोग बोलते हैं कि हफ्ते में 3 बार ये हीमोडायलिसिस किया जाए, क्योंकि हमारी किडनी जो रहती है 24 घंटे सातों दिन काम करते रहते हैं, तो ये हफ्ते के लगभग 168 घंटे हो जाते हैं, और हम लोग जो डायलिसिस बोलते हैं एक बार में कम से कम 3.5 से 4 घंटा डायलिसिस करवाना चाहिए, और ये हफ्ते में 3 बार करवाते हैं तो महज 12 घंटे हो जाते हैं। उससे किडनी का कामकाज तो पूरा रिटर्न नॉर्मल नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक अच्छा हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट अपनी जो रूटीन रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से कर पाए। ठीक है। डॉक्टर और जी। दूसरा जो पेरिटोनियल डायलिसिस बोल के रहता है। हुँ। चलिए डॉक्टर, एक और बात जानना चाहूँगी आपसे कि अंत में आप जो पेशेंट्स हैं किडनी के, उन सभी पेशेंट्स को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, अपनी ओर से क्या सलाह देना चाहते हैं उन्हें? जी, संदेश यही है कि अपने पहले तो अपने डाइट का ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज रेगुलर करते जाइए। अगर पेशेंट किसी को बीपी या शुगर है उस पे ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे लोगों को बिना मतलब पता चले, एडवांस स्टेज में जब पेशेंट पहुंच जाते हैं तब पता चलता है कि किडनी बीमारी हुआ है। इसलिए जो भी लगभग 40 उम्र या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं उन्होंने साल में कम से कम एक बार अपने किडनी का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, जिसको रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। बिल्कुल। तो शायद रेगुलर टेस्ट अगर कराएँ, कम से कम साल में एक बार तो किडनी का टेस्ट ज़रूर कराएँ, उससे आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी और क्या कुछ हालात है, उसकी जानकारी हमें मिल सकेगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ जो आपने साझा की उसके लिए। जी, ठीक है, थैंक यू।
तो आज डॉक्टर रोहन आर धारपवार ने हमारे साथ क्रोनिक किडनी डिसीज के बारे में कई जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी इस बीमारी से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत।